नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आप थंबनेल में ही देख लिए होंगे कि मैं बात करने वाला हूं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कि आप कभी भी किसी भी प्रकार के क्राइम रिपोर्ट अगर आप देखते हैं या क्राइम के रिजल्ट तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस आजकल चलन में है, वो कहलाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस के नाम से भी जाना गया है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा हिस्ट्री क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स होंगे इसके, और लास्ट में मैं इसके एप्लीकेशंस भी उस पर भी बात करूंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप लोग देखते हैं फटाफट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस होता क्या है। वैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को या फिर ये कहें कि डीएनए अंगुली छापी, हिंदी में इसका डीएनए अंगुली छापी कहते हैं। ठीक है, इसका ये हिस्ट्री ये आता है कि एक ब्रिटिश क्या नाम है उनका, एक थे ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे, याद रखेंगे, जेनेटिसिस्ट थे। नाम था इनका सर एलेक जेफरी, सर एलेक जेफरी। सर एलेक जेफरीज एक पर्सन है, ब्रिटिश जेनेसिस्ट। इन्होंने 1984 में इस तकनीक का आविष्कार किया था या विकास किया था कह सकते हैं। पूरे विश्व में सबसे पहला अगर किसी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, प्रोफाइलिंग और रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस के बारे में चर्चा किया या बताया, जिसके माध्यम से बहुत सारे केस को सॉल्व किया गया था 1984 में ब्रिटिश जेनेसिस्ट के द्वारा। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में जिसको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है इन इंडिया, डॉक्टर लालजी सिंह, लालजी सिंह को फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया कहा जाता है, डॉक्टर लालजी सिंह को। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे, डॉक्टर वी के कश्यप, वी के कश्यप। ये दो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत किया था। ये जो डॉक्टर लालजी जो सिंह है, ये एक फीमेल बैंडेड क्रेट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। फीमेल बैंडेड क्रेट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बताया था कि कैसे उसमें पेरेंट और मैटर जो फादर और मदर है उसको पहचान जा सकता है, या फिर क्या रिलेशनशिप है, क्या उसमें इवोल्यूशन हो सकता है, ऐसा उन्होंने बताया था। अब मैं सीधे जा रहा हूँ डेफिनेशन पे। डेफिनेशन बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसकी सहायता से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से हम किसी भी व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए इसका एकदम सिंपल सा डेफिनेशन ये आता है कि वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। द टेक्निक टू आइडेंटिफाई a person on the basis of his her DNA। कहने का मतलब वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। ठीक है ना, डीएनए स्पेसिफिसिटी is called डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, मतलब डीएनए की विशिष्टता के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति की किसी भी व्यक्ति को आप पहचान सकते हैं, उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, वैसे ये जो प्रोसेस है, इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी, अब सवाल ये उठता है, आप लोग पढ़े होंगे कि सबका जेनेटिक सीक्वेंस लगभग सेम होता है, सब में जेनोटाइपिक वेरिएशन सेम होता है। ठीक है, ऐसा आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर व्यक्ति का अपना एक यूनिक जेनेटिक मेकअप होता है और डीएनए होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इन दिस प्लैनेट, इस प्लैनेट में पाई जाने वाली जितने भी पर्सन मिलेंगे इन दिस प्लैनेट,
एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक क्या होता है, जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मेकअप और डीएनए कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये जो यूनिक जेनेटिक मेकअप और डीएनए होता है, इसी को हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्रोमोसोम आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। तो मैं फिर से वही से शुरू कर रहा हूँ। ये इसका सेंट्रोमियर हो गया, इसके 2 क्रोमेटिड आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इधर के एक क्रोमेटिड और ये दूसरे क्रोमेटिड। तो जब भी एक क्रोमोसोम देखते हैं, ये क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड से मिलकर बने होते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्रोमेटिड है, ठीक है ना। और प्रत्येक क्रोमेटिड मटेरियल से बना हुआ रहता है। प्रत्येक क्रोमेटिड मटेरियल जो मटेरियल बनता है इसमें, वो सोलेनॉइड फाइबर से बना होता है। प्रत्येक सोलेनॉइड फाइबर न्यूक्लियोसोम से बना रहता है। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम डीएनए की संरचना से बना रहता है और प्रत्येक डीएनए बना रहता है जीन से। मैंने कहा ये है क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2 क्रोमेटिड, ठीक है। दोनों क्रोमेटिड से मिलकर जो बनी हुई संरचना है वो कहलाता है क्रोमोसोम। प्रत्येक क्रोमेटिड जो बना हुआ रहता है वो ये जो क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड मटेरियल से बना हुआ रहता है, क्रोमेटिड मटेरियल से बना हुआ रहता है। प्रत्येक क्रोमेटिड मटेरियल सोलेनॉइड फाइबर से बना होता है, सोलेनॉइड फाइबर से बना हुआ रहता है। प्रत्येक सोलेनॉइड फाइबर क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोसोम से बना रहता है, न्यूक्लियोसोम से बना रहता है। ये न्यूक्लियोसोम ऐसा न्यूक्लियोसोम से बना रहता है। और प्रत्येक न्यूक्लियोसोम किससे बना हुआ रहता है, डीएनए के सीक्वेंस से बना हुआ रहता है। ये डीएनए, प्रत्येक न्यूक्लियोसोम डीएनए से बना रहता है और हर डीएनए बना रहता है जीन से। किससे बना रहता है, जीन से। ये आप समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। अभी तक जैसा भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर मैंने जो कंटेंट बताया बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। यही कंटेंट है जो आपको डीएनए फिंगरप्रिंट तक पहुँचाएगा, ठीक है। जीन की बात हमने किया, ठीक है ना। तो अब इसके बेस पे हमारे सामने एक सवाल ये उठता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब सबका समान है, फिंगरप्रिंट सबका समान है, तो हम अपराधी तक कैसे पहुँचेंगे। तो उसके लिए एक प्रोसेस हमको तय करना पड़ता है, एक प्रोसेस में जाना पड़ता है। और प्रोसेस ये कहलाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग किसी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की पहचान कर सकते हैं, है ना। याद रखेंगे, इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक या इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं, एक ऐसी टेक्निक है, अर्थात टेक्निक बेस्ड ऑन आइडेंटिफाई ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। कहने का मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति में उपस्थित, किसी प्राणी में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की पहचान कर सकते हैं। समझ में आया ना। इस तकनीक के आधार पर हम किसी जीव में पाई जाने वाले न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की हम आसानी से पहचान कर सकते हैं। बात आती है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, पिक्चर यहीं से शुरू होता है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, पृथ्वी में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, अब हम लोग मनुष्य की बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा मनुष्य, यहाँ पर टोटल 99.9% के जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सबका सेम मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज सेम, याद रखेंगे आप लोग। और इसमें जो बचता है ओनली 0.1% ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये जो डिफरेंट होता है 0.1%, यही डिफरेंट को ही हम लोग यहाँ पर VNTR कहते हैं, अर्थात वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स, ठीक है ना। VNTR अर्थात जो 0.1% यहाँ पर जो डिफरेंट प्रकार का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है,
ये वी एन टी आर बनता है, और यही वी एन टी आर मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, अर्थात ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो लगभग 20 से 100 बेस पेयर का बना हुआ रहता है। ठीक है, कितना? 20 से 100 बेस पेयर का बना हुआ रहता है। यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया, थोड़ा जगह कम हो रहा है लेकिन मैं सारी चीज़ें बोल दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। 20 से 100 बेस पेयर का बना होता है। इसके बारे में सबसे पहले स्टडी या अध्ययन करने का श्रेय जाता है, सबसे पहले अध्ययन किया था ए वाइमेन एंड आर वाइट नामक साइंटिस्ट ने 1980 में उटाह नामक यूनिवर्सिटी पर वहाँ पर रहते हुए एक्सपेरिमेंट किया था, ये अध्ययन किया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो वी.एन.टी.आर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वी.एन.टी.आर क्या होता है? ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स होता है। मतलब ये ऐसा नंबर है डिक्लोटाइड सीक्वेंस का जो प्रति 300 मिलियन व्यक्ति में किसी एक में ये सेम हो सकता है, बाकी सब में अलग हो सकता है। अर्थात आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये वी.एन.टी.आर ही यूनिक आइडेंटिटी होता है। ये वी.एन.टी.आर ही क्या है? यूनिक आइडेंटिटी होता है, याद रखेंगे। इसी यूनिक आइडेंटिटी के आधार पर हम डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्निक करते हैं और अपराधी को पहचानने की प्रक्रिया तक जाते हैं, अपराधी को ढूंढ के निकालते हैं। याद रखेंगे हमेशा। समझ में आ गया होगा आपको, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी वी.एन.टी.आर का उपयोग करते हैं हम लोग यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंट, याद रखेंगे। अब मैं आगे जा रहा हूँ, डीएनए फिंगरप्रिंट में आया वी.एन.टी.आर के माध्यम से, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ स्टेप। कौन कौन सा ऐसा स्टेप होगा जिसकी सहायता से आप डीएनए फिंगरप्रिंट को स्टडी कर पाएंगे, या डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त करने की क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर 7 प्रकार के प्रोसेस लिख दिए हैं। डीएनए आइसोलेशन फर्स्ट होता है, मतलब हमको डीएनए आइसोलेशन करना पड़ता है, फर्स्ट पृथक्करण करना पड़ता है, उसके बाद में डीएनए एम्प्लीफिकेशन करना पड़ता है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन करना पड़ता है, नेक्स्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है, नेक्स्ट साउदर्न ब्लॉटिंग आता है, एंड देन हाइब्रिडाइजेशन, फिर 7 लास्ट स्टेप जो होता है फोटोग्राफी एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, इतने स्टेप्स को हमको फॉलो करते हुए डीएनए फिंगरप्रिंट को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं सबसे फर्स्ट स्टेप में जा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप होता है डीएनए आइसोलेशन। फर्स्ट डीएनए आइसोलेशन। डीएनए आइसोलेशन का मतलब होता है डीएनए पृथक्करण। तो डीएनए को हम कहाँ से पृथक करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं? इन क्राइम स्पॉट हम कहाँ पर जाते हैं? किसी क्राइम स्पॉट में जाते हैं। ठीक है, आपने क्राइम स्पॉट में देखे होंगे, ये क्राइम स्पॉट में इस प्रकार का ऐसा मार्किंग बना हुआ रहता है, आप देखे होंगे। ये ऐसा बना के रखते हैं ऐसा। ठीक है ना, इसके चारों तरफ हम ये छानबीन करते हैं, हम ये देखते हैं सैंपल क्या मिल सकता है, मतलब सर्च सैंपल। कौन सा सैंपल ढूंढते हैं हम? यहाँ पर हम ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कहीं कोई हेयर का टुकड़ा तो नहीं, कहीं कोई हेयर तो नहीं, हेयर में विथ रूट हेयर होना चाहिए, रूट हेयर, पल्प बोलते हैं जिसको आप लोग, बल्ब बोलते हैं जिसको आप लोग, हेयर में रूट हेयर होना चाहिए। अगर ब्लड कंटेंट मिलता है तो ये WBCS की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि RBCS न्यूक्लियस लेस होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टिश्यू अगर कोई मिले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रेप केसेस होते हैं तो वहाँ पर सीमेन की ज़रूरत पड़ती है। सीमेन इन रेप केसेस आपको देखने को मिल सकता है इन हर बॉडी, हिज बॉडी और हर बॉडी और हर क्लॉथ्स, ऐसा देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 सर्चिंग सैंपल जो आपको उस स्थान से कलेक्ट करना है, मतलब आइसोलेट करना है, पृथक्करण करना है, आपको ढूंढना है। ठीक है, यदि इनमें से कोई एक सैंपल प्राप्त करते हैं, ठीक है, एनी वन ऑफ द सैंपल इज ऑब्टेन्ड, यदि कोई भी आपको सैंपल मिल जाता है, ठीक है, तो उस सैंपल को क्या करेंगे आप? ठीक है, चूंकि वो जो सैंपल ऑब्टेन, जो ये सैंपल है काफ़ी लेस रहता है, कम मात्रा में रहता है। कम मात्रा में मतलब इफ डीएनए अमाउंट विल बी वेरी लेस, मतलब यहाँ पर जो सैंपल प्राप्त हुआ है, हमको मिल गया सैंपल, कोई भी एक सैंपल मिला है तो उस सैंपल की मात्रा काफ़ी कम है, तो मात्रा काफ़ी कम है तो क्या करते हैं हम? सेकंड प्रोसेस में जाते हैं। और सेकंड प्रोसेस क्या कहता है? डीएनए एम्प्लीफिकेशन। डीएनए एम्प्लीफिकेशन जो होता है,
एम्पलीफाई करते हैं डीएनए को। एम्पलीफाई करने का मतलब जैसे साउंड को एम्पलीफाई करते हैं ना, साउंड एम्पलीफायर की सहायता से साउंड को बढ़ाया जाता है, तो वैसे इस पर भी करते हैं। जो सैंपल हमने यहाँ पर प्राप्त किए हैं, जो कि बहुत छोटे मात्रा में होता है, बहुत कम होता है, तो ये जो ऑप्टेन डीएनए रहता है, जो हमने वहाँ पर प्राप्त किया सैंपल के रूप में, ऑप्टेन डीएनए का जो भाग रहता है, इसको हम एम्पलीफाई करते हैं। क्या करते हैं? एम्पलीफाइड करते हैं। एम्पलीफाई करने की एक तकनीक है जो लेबोरेटरी यूज़ में करते हैं, इन विट्रो टेक्नोलॉजी बोलते हैं जिसको, इन विट्रो लैब टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया को जिसमें जो डीएनए का सैंपल है उसको बढ़ाया जाता है, डबल किया जाता है, लंबी श्रृंखला बनाई जाती है, उसका वो होता है पीसीआर। पीसीआर का पूरा नाम जानते होंगे आप लोग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस प्रोसेस के द्वारा जो डीएनए का सैंपल है उसको एम्पलीफाई किया जाता है। जो सैंपल है डीएनए का उसको एम्पलीफाई किया जाता है। एम्पलीफाई जब आप करते हैं तो आपको मल्टीपल कॉपीज प्राप्त हो जाती है। मल्टीपल कॉपीज प्राप्त हो जाती है किसकी? जो सैंपल हमने वहाँ पर क्राइम स्पॉट से लिया था उसकी मल्टीपल कॉपीज प्राप्त हो जाती है। ये मल्टीपल कॉपीज इन शॉर्ट टाइम में हमको मिल जाती है, काफ़ी जल्दी और शीघ्र मिल जाती है। समझ में आ गया? ठीक है, ये एम्पलीफाई करने का फ़ायदा हुआ कि हम छोटे से डीएनए के खंड को बहुत लंबे और ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है थर्ड प्रोसेस जो होता है, थर्ड स्टेप इसका जो होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है डीएनए फ्रेगमेंटेशन। डीएनए फ्रेगमेंटेशन ये होता है थर्ड स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। इसमें क्या करते हैं, जो एम्पलीफाई करने से जो मल्टीपल कॉपीज मिली हुई है हमको, उस मल्टीपल कॉपी को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विकर की सहायता से ट्रीट करते हैं। मतलब जो सैंपल हम लोग को यहाँ पर मल्टीपल कॉपी में मिला हुआ है, सैंपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मल्टीपल कॉपीज जो प्राप्त हुई है उसका पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विकर की सहायता से इसको उपचारित करते हैं, ट्रीट करते हैं इसको। ठीक है, ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, ये स्पेसिफिक लेंथ में कट जाता है। स्पेसिफिक लेंथ डीएनए फॉर्मेटेड डीएनए इस पे मतलब डीएनए अलग अलग लंबाई पर, जहाँ देखो आरएनए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो विकर होता है ये डीएनए को एक निश्चित लंबाई में काटने वाला होता है, तो क्या कर देता है, एक विशेष स्थान पर एक कट कर देता है, काटते जाता है, अर्थात स्पेसिफिक लेंथ डीएनए आपको प्राप्त होता है। उसके बाद क्या होगा, वो जो डीएनए होगा वो आपको मैनी फ्रेगमेंट्स में प्राप्त होगा। मैनी फ्रेगमेंट में आपको प्राप्त होगा, कई सारे टुकड़े इसके प्राप्त होंगे। समझ में क्या? फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ये ऐसा डीएनए था, ठीक है, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विकर की सहायता से आपने ट्रीट किया। जैसे ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, डीएनए के ऐसे ऐसे टुकड़े बनते हैं। ऐसा क्या बनते हैं, ऐसे टुकड़े बनते हैं। इस टुकड़े को RFLP कहते हैं, अर्थात पूरा नाम इसका होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। कहने का मतलब होता है ये जो सैंपल हमने लिए हैं ये कई अलग अलग लेंथ में कट जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट लेंथ और साइज पे कटा हुआ मिलता है आपको। तो ये हो गया डीएनए फिंगरप्रिंट का थर्ड स्टेप के बाद में हमको मिलता है फोर्थ स्टेप। जो फोर्थ स्टेप आता है वो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है जो एक उपकरण की सहायता से किया जाता है। उपकरण का ही नाम है, सिस्टम का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहने का मतलब है कि वहाँ पर जेल के माध्यम से जो सैंपल प्राप्त किए हैं उसमें करंट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रो मीन्स होता है करंट, इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, करंट। फोरेसिस मीन्स होता है मूवमेंट, ये याद रखेंगे, मूवमेंट। इलेक्ट्रो मीन्स करंट, फोरेसिस मीन्स मूवमेंट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वहाँ पर करंट प्रोवाइड करके डीएनए को मूवमेंट दिया जाता है।
समझ में आया ना। मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी तकनीक है जहाँ पर पहले से एगारोज जेल भरा हुआ रहता है एक मशीन में। एगारोज जेल विथ ये जो सिस्टम है विथ एगारोज जेल, विथ एगारोज जेल होता है। वहाँ पर जो उपकरण होता है उस उपकरण में एनोड कैथोड दो एंड होते हैं, एनोड और कैथोड दो एंड होते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो निगेटिव चार्जेस वाले होते हैं। कारण ये है कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप पाई जाती है, फॉस्फेट समूह पाई जाती है। समझ में आया। तो डीएनए मूव्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस मशीन की सहायता से डीएनए को हम मूव कराते हैं, गति कराते हैं। डीएनए मूव्ड with the help of electric current by जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या होगा, जो करंट हम इसमें प्रोवाइड करेंगे तो करंट प्रोवाइड करने के कारण जो डीएनए होगा अर्थात जो सैंपल डीएनए होगा और ये सेपरेट हो जाएगा, सेपरेटेड हो जाएगा ऑन द साइज यूजिंग एगारोज जेल। कहने का मतलब अपने साइज के अनुसार ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा एगारोज जेल में। सेपरेट हो जाएगा कहने का मतलब छोटा अलग बड़ा अलग हो जाएगा, इसका मतलब ये होता है। सैंपल इज एडेड, जो सैंपल रहता है उसको आप सैंपल को इस मशीन में नेगेटिव चार्ज की तरफ रखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिव का जो इलेक्ट्रिक प्रोवाइड होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होती है, जिसके कारण करंट फ्लो निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इसलिए जो सैंपल होता है उसको निगेटिव एंड पर रखते हैं। निगेटिव एंड पर रखने के कारण निगेटिव एंड पर रखते हैं तो क्या होता है, मान लो ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इसमें जो क्या बोलते हैं जो सस्पेक्ट है क्राइम स्पॉट में हमको जो प्राप्त हुआ है, मान लो इसमें निगेटिव की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसमें गति करना शुरू कर देगा। तो ये जो डीएनए की आपको खंड मिल रही है इस तरफ ऐसे गति करना शुरू कर देगा। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा, जो भारी रहेगा यहीं पर रह जाएगा और जो हल्के रहेंगे वो ऐसा जाते जाएगा। समझ में आया। इस प्रकार इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया में ग्रो करते जाती है, गति करते जाती है। 120 वोल्ट का करंट इसको दिया जाता है, याद रखेंगे करंट फ्लो हो जाता है, जिससे क्या होता है, स्मॉलेस्ट पीसेस ऑफ सैंपल वो अलग अलग होना शुरू हो जाता है, एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या हो गया, सारे डीएनए जो खंड हैं, जो सैंपल के जो डीएनए के टुकड़े थे वो अलग अलग हो गए। अलग अलग होने के बाद क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में 5th पॉइंट आता है सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न एक साइंटिस्ट को नाम था, उसके आधार पर ब्लॉटिंग को बताया गया है, इसीलिए इसको सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। मतलब सदर्न ने ही बताया था इसलिए इसको सदर्न ब्लॉटिंग के नाम से कहते हैं। ये जो 5th स्टेप होता है सदर्न ब्लॉटिंग का, इसमें जितने भी जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो जेल में ये प्राप्त हुआ है, ये क्या है, ये एगारोज जेल में प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसको मैं सब कर देता हूँ, ये है जेल, ठीक है। और ये जो रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, डीएनए, ठीक है। अब क्या है, डीएनए प्रोब है, छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन यहाँ पर प्रोब कहना उचित नहीं करके मैं नहीं कह रहा था, लेकिन अब जान लीजिए। सदर्न ब्लॉटिंग सदर्न नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। सदर्न ने बताया था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल प्राप्त होता है वो जेल काफ़ी फ्रजाइल और वीक होती है। जो जेल होता है, जेल जो होता है ये फ्रजाइल और वीक होता है, टूटने की संभावना ज़्यादा बनी हुई रहती है, इसलिए इसको संभाल कर यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। जो डीएनए फ्रेगमेंट हमने प्राप्त किया रहता है जेल में, उसको ब्लॉटिंग करते हैं, उसका ब्लॉटेड बनाते हैं। कैसे, नाइलोन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेलुलोज पेपर के माध्यम से। मतलब सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को हम सेपरेट करते हैं जेल से। किससे, जेल से। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, सदर्न ब्लॉटिंग की प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। उस पेपर का नाम है नाइलोन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेलुलोज पेपर, ठीक है। इस पर हम उसको प्राप्त करते हैं, क्योंकि डीएनए के जो अणु होते हैं भारी होते हैं,
वजनदार होते हैं, इसलिए क्या होता है, डीएनए हैज एफिनिटी, मतलब डीएनए की अणुबंधुता दर्शाता है नायलॉन पेपर के लिए, फॉर नायलॉन डीएनए का जो पेपर है, सॉरी नायलॉन का पेपर है या नाइट्रोसेलुलोज का पेपर है, ये डीएनए के प्रति ज़्यादा एफिनिटी दर्शाती है, इसलिए जेल के पास उसको रखने से वो पेपर में चिपक जाता है, जेल के पास उसको रखने से पेपर में चिपक जाता है। देखिए थोड़ा सा आगे, ठीक है, यह मैंने ऐसा बनाया था, ठीक है, इधर माइनस इधर प्लस ऐसा मैंने बनाया था। मान लो ये हमारा जेल है, ये हमने एक जेल का टुकड़ा प्राप्त किया, मैं माइनस प्लस नहीं बता रहा हूँ ना, जेल का टुकड़ा प्राप्त किया, ठीक है। अब इसमें क्या है इसमें क्राइम स्पॉट से प्राप्त की गई ये हो गया, जो जेल प्राप्त होता है वो ऐसे प्राप्त होता है ना, इसमें ये जेल है, ये ऐसे नोब बना हुआ रहता है, उसमें एक उपकरण रहता है मशीन में, उसकी सहायता से ऐसा नोब बना रहता है, ठीक है। तो ये जो डीएनए का जो धब्बे प्राप्त हुए हैं हमको उसमें एगारोस जेल में, ठीक है, ये क्राइम स्पॉट से हमको मिला है। कहाँ से मिला है, क्राइम स्पॉट से प्राप्त किए हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति जिस पर हमको शक था उसका ये है, ठीक है ना। तीसरा इस प्रकार, चौथा, ठीक है, ये इस प्रकार अगर ऐसा प्राप्त होता है, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, ये होता है एगारोस जेल, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एगारोस जेल है ये, ठीक है। और इसके ऊपर हम रख देते हैं नायलॉन पेपर, क्या कर रख देते हैं, नायलॉन का पेपर रख देते हैं। कौन से पेपर रखेंगे, नायलॉन का पेपर रख देते हैं। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो क्राइम स्पॉट से हम जिनकी स्ट्रक्चर या डीएनए का खंड लिए हैं उसको माइक्रो पिपेट की सहायता से इंजेक्ट कर देते हैं। इंजेक्ट करेंगे, जेल में बड़ी सावधानी से करते हैं, उसका एक प्रोब तैयार होता है और उसके सेकेंड प्रोब की तरफ या फिर सेकेंड खंड की तरफ, दूसरे खंड की तरफ हम लोग क्या डालते हैं, जो सस्पेक्ट रहता है जिस पर हमको शक है उनका डालते हैं। तो यहाँ पर जो पहले से मैंने रेड बनाए हैं, समझ लीजिए ये जो रेड बना हुआ है ये क्राइम स्पॉट में प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद में उसी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दूसरे बार इंजेक्ट किया गया है 3 लोगों का, 1 2 3, ये हो गया ABC, 3 लोगों का यहाँ पर डीएनए को हम यहाँ पर डाले हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया में, तो हमको इस प्रकार के धब्बे प्राप्त होते हैं। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर भी हम क्या रखते हैं, ये रेड कलर का मैंने रखा, तो मैं इसको बोलता हूँ नाइट्रोसेलुलोज पेपर। नाइट्रोसेलुलोज पेपर को जैसे ही रखते हैं, एफिनिटी दर्शाता है डीएनए, इसलिए सारे पेपर में चिपक जाते हैं। मतलब ये प्रक्रिया ही सदर्न ब्लॉटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, सदर्न ब्लॉटिंग कहलाती है। इस हिस्से में, इस प्रक्रिया में जो हमने यहाँ पर मशीन में जेल में देखा है वो हमको कुछ इस प्रकार से ऐसे प्राप्त हो जाएगा। क्या क्या प्राप्त होगा, पहले सस्पेक्ट क्राइम स्पॉट वाला 1 2 3 4 पेपर में, ठीक है, एंड देन 2 1 2 3 लास्ट 1 2 3 लास्ट 1 2 3 4, ये पेपर में उसके स्पॉट प्राप्त हो जाते हैं। नायलॉन मेम्ब्रेन विद डीएनए फ्रेगमेंट, अगर ये पेपर है तो इसको मैं कहूँगा नायलॉन मेम्ब्रेन विद डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट, मतलब डीएनए फ्रेगमेंट कहाँ चिपक गए, नायलॉन के पेपर में चिपक गए, ठीक है। उसके बाद में इस 5th के बाद में आता है 6वां 6th वाला पार्ट। 6th में क्या करते हैं हम, देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस, हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पर। हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रेडियोलेबल डीएनए प्रोब की आवश्यकता होती है। मतलब रेडियो एक्टिव तत्वों के माध्यम से वहाँ पर प्राप्त की गई डीएनए को हम ऐसा बनाते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेस और एक्सरे लाइट में हमको वो दिखाई दे, हम पहचान पाएँ उसको, ठीक है। तो हमको इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, रेडियो लेवल डीएनए प्रोब की ज़रूरत पड़ती है। मतलब रेडियो लेवल डीएनए प्रोब बनाते हैं। प्रोब मीन्स होता है स्मॉल पीसेस ऑफ डीएनए, स्मॉल यूनिट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं आप लोग। इस डीएनए के प्रोब को ऐसा बनाते हैं
कि ये अल्ट्रावायलेट और एक्सरे लाइट में दिखाई दे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया ही कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन। डिस्प्ले इन यूवी एंड एक्सरे लाइट। समझ में आ गया? तो अब क्या होता है, इसमें ये प्रक्रिया करने के लिए क्या करते हैं, जो डीएनए बेस्ड ऑन फ्लडेड विथ प्रोब, कहने का मतलब ये है कि इसमें हम डीएनए प्रोब को मिला देते हैं, किसमें, पेपर में। ठीक है ना, और जो हम अल्ट्रावायलेट रेस में रेडियो एक्टिव के माध्यम से एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, पर रेडियो लेबल कर रहे हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, डीएनए बेन के साथ में प्रोब को मिला देते हैं। मतलब हमको ये जो पेपर में प्राप्त हुआ है इसमें और मिला देते हैं। ये हमको पेपर में प्राप्त हुआ था, क्या क्या प्राप्त हुआ था, 1 2 3 4 प्राप्त हुआ था। उसके बाद में 1 2 3 प्राप्त हुआ था, देन 1 2 3, देन लास्ट 1 2 3 4 प्राप्त हुआ है। इसमें क्या कर देते हैं, हम छोटे छोटे और प्रोब के टुकड़े को मिला देते हैं। बहुत सारे प्रोब के टुकड़े को ऐसे मिला देते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोब के टुकड़े को मिलाएंगे तो क्या होगा, हम इसमें प्रोब डाल देते हैं, डीएनए के छोटे छोटे प्रोब डाल देते हैं रेडियो लेबल करके। ठीक है, तो ये प्रोब की सहायता से क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना लेगा। ये क्या बना लेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का फॉर्मेशन कर लेगा। कैसे पेयर का फॉर्मेशन करेगा, शुरुआत में जो सिंगल स्ट्रैंड का डीएनए रहता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, वो हो जाता है डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। जब डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है तो आपको ब्लॉटिंग पेपर नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पर, यहाँ पर इस स्थिति में नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पर काफ़ी स्पष्ट धारियाँ आपको दिखाई देंगे, डबल 1 2 ऐसा, ये इस प्रकार आपको दिखाई देगी। समझ में आया? क्योंकि जो डीएनए प्रोब डाले हैं वो आपस में अपने समान जो संरचना दिखाई देगा, उसके साथ में मिलकर वो इस प्रकार का सिंगल स्ट्रैंड से वो डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ये ऐसा। समझ में आ गया? समझ में आया? तो ये क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फ्लडेड विथ प्रोब, मतलब डीएनए बैंड इज फ्लडेड विथ प्रोब हो गया। यहाँ पर कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की होने के कारण यहाँ पर आप अब देख सकते हैं कि हमको दो प्रकार की स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दे रहे हैं इस पेपर में, लगभग सेम दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सा, देखिए ये वाला जो कि क्राइम स्पॉट से हमने लिया था, ये था क्राइम स्पॉट वाला, ये ए व्यक्ति, ये बी व्यक्ति, ये सी व्यक्ति था, 3 व्यक्ति है। ठीक है, इसका मैच हो रहा है लगभग इसके साथ, सी के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या मिला आपको, सैंपल मैचेस विथ सस्पेक्ट 3 विथ सस्पेक्ट सी। ठीक है ना, सैंपल मैचेस विथ सस्पेक्ट सी। अब आप समझ सकते हैं कि ये कैसे प्राप्त हुआ। ये प्रक्रिया ये पेपर में प्राप्त करने से पहले क्या करते हैं, जितने भी प्रकार के प्रोब इसमें हमने डाले रहते हैं, इसका जो एक्स्ट्रा प्रोब है उसको धोकर या वॉश करके हटा लेते हैं। मतलब यहाँ पर एक्सेस प्रोब इज वॉश्ड ऑफ। जो बाकी एक्स्ट्रा प्रोब रहता है उसको हम धो के हटा लेते हैं। समझ में आए? तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पर एक सैंपल मिल गया जो उससे मैच कर रहा है क्राइम स्पॉट में मिले हुए डीएनए या जीन के संरचना से। अब यहाँ पर हम जाते हैं 7वें नंबर के पॉइंट पर। 7वां हमने लिखा था फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंटेशन। फोटोग्राफी एंड डॉक्यूमेंटेशन। फोटोग्राफी एंड डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है जो अभी हमने प्राप्त किया इसको जो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर पर है, इसको हम एक्सरे फिल्म पर फोटोग्राफी लेते हैं। किसमें? एक्सरे फिल्म पर फोटोग्राफी लेते हैं। उसके बाद में इसका डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। चूँकि कातिल तो पता चल गया,
जो सस्पेक्ट था वो तो पता चल गया कि कौन है, जिस पर हमको शक था उसमें से क्लियर हो गया कि सी नंबर का ही हत्यारा था, मर्डरर था या रैपिस्ट था, एटसेट्रा। हमने क्या किया, नाइट्रोसेलुलोज पेपर पर जो छपा हुआ है उसको एक्सरे पर प्राप्त कर लिया, उसकी कॉपी प्राप्त कर लिए और उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए और हम यहाँ पर जो भी सज़ा देना है उसको आप दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया के द्वारा आप आसानी से किसी भी प्रकार के अपराधी को आप पकड़ सकते हैं या जान सकते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एप्लीकेशंस आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। क्या क्या एप्लीकेशंस इसके हो सकते हैं, आप देखिए। एप्लीकेशंस बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है, आप समझ सकते हैं कि फोरेंसिक लेबोरेटरी यूज़ तो होता ही है, फोरेंसिक लेबोरेटरी यूजेस तो करते ही हैं, फोरेंसिक लैब में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा आता है किसी भी प्रकार के क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व क्रिमिनल केसेस ऐसे लिख सकते हैं, टू सॉल्व क्रिमिनल केसेस लाइक एज मर्डरर। यहाँ पर जो चोरी वाली काम होती है वो भी कर सकते हैं आप लोग ना। जो माता पिता वाली समस्या आती है, पेरेंटल डिस्प्यूट बोलते हैं जिसको हम लोग, पेरेंटल डिस्प्यूट, ठीक है, पेरेंटल डिस्प्यूट। और आपको देखने को मिलती है इसमें क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, अगर आपको जानना है कि बच्चों के पेरेंट्स कौन हैं तो इससे आपको पता चल जाएगा, आसानी से आप जान सकेंगे, आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और आपको देखने को मिलेगा इसके एप्लीकेशंस में कभी कभी मर्डर है, पेरेंटल डिस्प्यूट आपको देखने को मिलता है, या कभी रेप हुआ है तो उसमें इस प्रकार की एक्टिविटीज़ से आप आसानी से जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन रैपिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जैसे इंश्योरेंस क्लेम करना है, इंश्योरेंस क्लेम करने वाली बात है तो इसमें कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सहारा लेना पड़ जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन में अगर जाएँ तो फाइलोजेनिक रिलेशनशिप देखने के लिए, रिलेशनशिप जानने के लिए, या जिसको बोलते हैं हम लोग इवोल्यूशन को देखने के लिए करते हैं। एग्रीकल्चर, टू स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, मतलब कृषि विज्ञान में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बहुत सारे रोगों के निदान में डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया, ये ठीक है, इसको आइडेंटिफाई एंड उसके ट्रीटमेंट करने में ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत उपयोगी है। समझ में आ गया होगा आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो फटाक से सब्सक्राइब कर दे चैनल को, बेल आइकन को दबा दे ताकि किसी प्रकार के अपडेट आपको हमेशा मिले। लाइक जरूर करिए वीडियो को, शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।